मैक संख्या, मैक MACH। यह मैच नहीं है, याद रखें। MATCH, इसे मैच उच्चारित किया जाता है। यह मैक संख्या है। मैक संख्या किसी वस्तु की वेग को ध्वनि की वेग से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। माध्यम दोनों के लिए समान होना चाहिए। यदि आप किसी माध्यम में वस्तु की गति ले रहे हैं, तो ध्वनि की गति भी उसी माध्यम में मानी जानी चाहिए। बहुत अच्छा वीडियो देखिए। जब माध्यम का उल्लेख नहीं किया गया हो, तो हम स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि यह केवल वायु के लिए है। मैक संख्या एक, यदि आप कहते हैं कि मैक संख्या एक है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर है। इसे सोनिक वेग कहा जाएगा। यदि यह ध्वनि से कम है, तो इसे सबसोनिक कहा जाएगा, और यदि यह ध्वनि से अधिक है, तो इसे सुपरसोनिक कहा जाएगा। सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक। जब भी मैक संख्या एक से अधिक होती है, तो यह स्पष्ट है कि वह सुपरसोनिक होगी। उदाहरण के लिए मैंने बताया है कि यदि मैक संख्या 3 है, तो स्पष्ट रूप से वेग 3 गुना होगा। आप 343 को 3 से गुणा करें, तो आपको 1029 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। तो केवल मैक संख्या जानकर ही हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि इसे सुपरसोनिक जेट कहा जाता है या हाइपरसोनिक जेट। इसका भी वही अर्थ है, यानी ध्वनि की गति से अधिक वेग। अब प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि परावर्तित ध्वनि होती है। मैं कुछ बोल रहा हूं और मान लीजिए आप एक दीवार के पास खड़े हैं। मेरी आवाज सीधे आप तक पहुंचेगी, और अगर वह दीवार से परावर्तित होती है, तो वह भी आप तक और मेरे पास भी पहुंचेगी। मैं ध्वनि का स्रोत हूं, मैं बोल रहा हूं। आवाज जाकर परावर्तित होती है, और जब वह वापस मेरे कानों तक लौटती है, तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाएगा। प्रतिध्वनि का अर्थ है स्रोत द्वारा स्वयं सुनी गई परावर्तित ध्वनि। अगर परावर्तित ध्वनि स्रोत के पास वापस जा रही है, तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाएगा। मान लीजिए यह परावर्तक है, ये स्रोत है और दूरी d है। ध्वनि इस दिशा में जाती है और लौटती है। इसका मतलब है कि उसने 2D दूरी तय की है। और यदि ध्वनि की गति v है, तो उस स्थिति में समय लगेगा 2D/v। देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में पता होना चाहिए, जिसे श्रवण की स्थायित्वता कहा जाता है। श्रवण की स्थायित्वता का अर्थ है कि आपके कानों में जो भी ध्वनि आती है, वह 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, टिकती है, जारी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि श्रवण की स्थायित्वता 0.1 सेकंड होती है। तो अगर मैंने यहाँ कोई शब्द बोला है, मैं इसे 0.1 सेकंड तक सुनता रहूंगा। अगर मैं प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से या साफ साफ सुनना चाहता हूं, तो जाहिर है प्रतिध्वनि 0.1 सेकंड के बाद वापस आनी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए यह समय 0.1 सेकंड से कम या उसके बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ इस मान को रखें t बराबर 0.1, तो हमें दूरी d मिल जाएगी। इसका मतलब है कि प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए परावर्तक की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इसे आप इस समीकरण का उपयोग करके निकाल सकते हैं, जो लगभग 17.15 मीटर आती है। इसी तरह मान लीजिए आप दो समानांतर क्लिप्स के बीच असममित रूप से खड़े हैं। आप असममित रूप से खड़े हैं, यानी ठीक बीच में नहीं हैं। आप यहाँ खड़े हैं, तो जब आप बोलते हैं तरंगें जाएंगी और लौटेंगी, मान लीजिए ये दूरी d1 है और ध्वनि t एक समय बाद लौटी है, तो ये d1 होगी। 2d1 विभाजित v1 से यह वह समय है जिसके बाद आप पहली प्रतिध्वनि सुनेंगे। इसी तरह दूसरी प्रतिध्वनि दूसरे परावर्तक से लौटेगी और इसमें लगने वाला समय 2d2 विभाजित v2 से होगा। दो समयांतराल या दो समय की गणना क्यों की जाती है? आप D1 और D2 निकाल सकते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ ध्वनि की गति सामान्य है, v1 और v2 एक ही तरह से, यानी ध्वनि की गति। ध्वनि की गति का मान रखकर हम d1 प्लस d2 निकाल सकते हैं और यही दोनों समानांतर क्लिप्स के बीच की पूरी दूरी होगी।